अब कंपनीज एक्ट 2013 कोई नया चीज़ नहीं रह गया, पुराना चीज़ हो गया है। कंपनीज एक्ट 2013 भी पुराना चीज़ हो गया है। अब इट्स नो लॉन्गर अ न्यू थिंग, अ हिट थिंग और अ न्यू वाइब, कुछ नहीं। 2013 कहाँ खड़े हैं? 2016 में, 2016 में खड़े हैं। तो अब ये आदत बंद हो जाना चाहिए कि कॉल कंपनीज एक्ट 2013, यू कॉल इट कंपनी लॉ, स्ट्रेट कंपनी लॉ। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 13 वाला एंड 56 का स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है इन दोनों में वो समझना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस हम लोग को तब तक समझना पड़ेगा जब तक कंपनीज एक्ट 1956 टोटली बंद नहीं हो जाता। जिस दिन ये टोटली बंद हो जाएगा, ये बात ही बंद हो जाएगा, खाली ये बात करना चालू। तो इधर सेक्शंस की गिनती में एक फर्क है, इधर है 470 सेक्शंस और इधर होते हैं 658 सेक्शंस। तो नंबर ऑफ सेक्शंस कम है, लेकिन फ्रैंकली बोलूं तो सच मायने में कम नहीं है, ये एक धोखा है। यहां पे क्या हुआ है, 658 में ना कई सेक्शंस को मर्ज करके एक एक सेक्शन बना है, ठीक है। तो इसलिए देखने में लग रहा है कि गिनती में 200 सेक्शंस कम है, पर कोई कम नहीं है, कई सेक्शंस को मर्ज करके एक सिंगल सेक्शन बनाती है साइज में। सेकंड, एक्ट के अंदर सेक्शंस के अलावा क्या होता है? शेड्यूल। इधर 7 शेड्यूल्स होता है और इधर 15 शेड्यूल्स होता है। शेड्यूल्स जो होते हैं ना, वो एक्ट का हिस्सा होता है। जो बेयर एक्ट का किताब छपता है, बेयर एक्ट का किताब, बेयर एक्ट मतलब होता है एक्ट एज इट इज। व्हाट इज बेयर एक्ट? एक्ट एज इट इज नोटिफाइड बाय द पार्लियामेंट। जैसे हम लोग जो ऑथर का बुक खरीद के पढ़ते हैं, या मैं जो तुमको बुक दूंगा पढ़ाने के लिए, वो बेयर एक्ट थोड़ा है, उसमें तो मेरा नोट्स है, क्वेश्चन आंसर्स है, मेरा लैंग्वेज है। बेयर एक्ट मतलब जो कानून का ओरिजिनल किताब छपा है। तो बेयर एक्ट के अंदर ना सेक्शंस होते हैं और शेड्यूल्स होता है। तो शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट। Schedule is a part of the act. Schedule supports what is written inside the section. तो नंबर ऑफ शेड्यूल्स गिनती में कम हो गया है इनका। ओके, मैं शेड्यूल्स का एक चार्ट अलग से बनाऊंगा थोड़ी देर बाद। 3, रूल्स एंड फॉर्म्स। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात को समझो। इधर रूल्स एंड फॉर्म्स भयानक है, भयानक, ठीक है। इधर रूल्स एंड फॉर्म्स एकदम नेग्लेजिबल है। क्या मुझे, मतलब तुमको, क्या हम लोगों को रूल्स एंड फॉर्म्स पढ़ना ज़रूरी है क्या? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है, भयानक आता है। बिना रूल्स एंड फॉर्म्स के पढ़ना लिखना नहीं हो सकता। फॉर्म नंबर्स ऐसे तरातर मुंह पे आना चाहिए, रूल्स आना चाहिए, वेरी नेसेसरी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4, तुम अगर कभी कंपनी MCA का वेबसाइट खोलोगे, mca.gov.in वेबसाइट खोलोगे, तो आजकल तो उसमें सबसे पहले आता है आई प्लेज ब्लैक मनी वाला। कुछ दिन पहले स्वच्छ भारत आता था, ठीक है। तो वो क्लिक करेगा तो ऊपर में देखना टैब्स में एक टैब मिलेगा एक्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। वो क्लिक करोगे तो खुलेगा, उसमें पहले 2013 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो उसमें 2013 में एक और टैब है, उसको क्लिक करोगे तो 4 नाम लिखा हुआ आएगा लाइन से, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर। तो रूल्स तो मैंने यहाँ लिख दिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। फिर आता है नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर। तुमको जितना नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर चाहिए जो आया है अब तक फ्रॉम 2013 सारा मिल जाएगा। सारा डाला है ये लोग एक एक। 1956 वाले मिलने में जान निकल जाएगी, पर ये पूरा ये लोग सजा के डाला है। आई हैव गॉट द एंटायर थिंग विथ मी। मतलब 2013 से लेके अब तक एक एक छोटा से छोटा नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर क्या क्या आया है वो सब मैंने पूरा अपने पास डाउनलोड किया है। हमेशा मैं उसको अपडेट करता हूँ, उसको स्टडी करता रहता हूँ। मतलब इधर उधर जहाँ भी राय मासा भी ज़रा सा भी चेंज हुआ है ना, तो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि कब पता नहीं कौन सा काम का। कुछ होते हैं जो नहीं काम के होते हैं, कुछ होते हैं जो काम के होते हैं फॉर एग्जाम पर्पस, तो वो हम लोग डिस्कस करते भी हैं। तो ये भी हम लोग का हिस्सा है। कारो क्या है? ऑर्डर ही तो है।
कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, तो इट्स एन ऑर्डर ओनली, ठीक है। यहां तक एक बार क्लियर है। नंबर 5 उधर लिखना फ्यू केस लॉस, उधर उस साइड लेफ्ट साइड में फ्यू केस लॉस, और राइट साइड में आएगा टू मेनी केस लॉस। देखो 2013 में बनाया तो इस पे केस लॉस तो ज़्यादा हो नहीं सकता। केस लॉ मतलब क्या होता है कि कन्फ्यूजन्स वगैरह को लेके जब कोर्ट में मुकदमा जाता है, कोर्ट का जो वर्डिक्ट आता है वो, और सारे केस लॉ थोड़ा फेमस होते हैं, जो खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग लैंडमार्क जजमेंट्स भी बोलते हैं, वो ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है। हर केस लॉ तो फेमस होता नहीं है। तो 2013 का एक्ट, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू मेनी केस लॉस, फ्यू केस लॉस, लैंडमार्क जजमेंट तो ना के बराबर, इधर टू मेनी केस लॉस, बिकॉज 1956 का एक्ट ऑब्वियसली, तो इसको एक 50-60 ईयर्स का लाइफ मिला, तो उसमें बहुत सारे केस लॉस पैदा हो गए। तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, ठीक है। हम लोग को पढ़ना कैसे, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब यू डोंट हैव टू ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन एंड रूल। ज्यादा स्ट्रेस किस पे रहेगा, इस पे, इस पे, उस पे, इन दो पे ज्यादा स्ट्रेस रहेगा। शेड्यूल कभी कभी लाइफ में आता है, वरना नॉर्मली शेड्यूल लाइफ को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। अभी मैं जब तुमको थोड़ी देर बाद ना शेड्यूल्स का पूरा लिस्ट बना के पढ़ाऊंगा ना, तुमको समझ में आ जाएगा कि शेड्यूल तुम्हारे लाइफ को उतना अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर में करेगा, हर चैप्टर में नहीं करेगा। जैसे शेड्यूल 3 का नाम तुम लोग सबको जानता है, क्या बोलो, बैलेंस शीट पीएल, वो पढ़ाऊंगे बैठ के फाइनल में, वो नहीं आएगा, तो वो एकदम आउट, हटाओ उसको, ठीक है। शेड्यूल 1 हाँ वो आएगा। शेड्यूल 1 के अंदर टेबल ए है, टेबल एफ है, जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का फॉर्मेट है, तो कई दफे मेरे को टेबल ए टेबल एफ बोलना पड़ेगा, लिखाना भी पड़ेगा, तो वो मेरे लाइफ को अफेक्ट करेगा। शेड्यूल 2 इज यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स फॉर डेप्रिसिएशन, तो वो मेरे तो काम आने वाला नहीं है, तो शेड्यूल 2 मेरे को पढ़ना नहीं है, ठीक है। शेड्यूल 4 कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें भी जाने की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन ही बहुत लंबा है अपने आप में, तो कोड पढ़ने का जरूरत नहीं है। शेड्यूल 5 महा इंपॉर्टेंट, पढ़ना पड़ेगा। शेड्यूल 5 पूरा खोद के डिटेल में पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग को, पूरा डिटेल में, वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग शेड्यूल्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, बट हम लोग को कभी कभार बॉदर करेगा, नहीं तो बॉदर नहीं करेगा। जो मेरे को बॉदर करेगा वो ये और ये। तो मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं सेक्शन और रूल्स को इंटीग्रेट करके एक साथ ही हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म्स के साथ। अच्छा, ये जितना भी फॉर्म्स निकल के आता है, ये फॉर्म्स कहाँ दिया हुआ है, बेयर एक्ट के अंदर दिया है, नोटिफिकेशन में दिया है, इसमें या इसमें, कहाँ दिया है, इसमें दिया है। जो रूल्स आते हैं ना, जो रूल्स नोटिफाई होते हैं, रूल्स के लास्ट में सारे फॉर्म्स वगैरह डाले हुए रहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, फॉर्म्स आर अ पार्ट ऑफ रूल्स, फॉर्म्स आर अ पार्ट ऑफ रूल्स। यहां तक क्लियर है, ये बात डन है। अब नेक्स्ट सुनो, एक काम करो, ऐसा लिखना, मैं मिटाने वाली खाली सुनो, लिखना हाउ टू चेंज, हाउ टू, सुन लो पहले, हाउ टू चेंज एक्ट स्लैश रूल, ठीक है। और फिर एक टी शेप बनेगा, लेफ्ट में लिखोगे डेल्टा, मतलब डेल्टा मतलब around 5 lines.
ए भाई इतना लिखो फिर समझाता हूँ। हाँ, इट बिकम्स नोन एज, क्या हुआ, कुछ कर पड़ेगा। ठीक है, एक बार यहाँ तक। अभी मैं पहले पूरा लेफ्ट हैंड साइड समझाऊंगा, फिर राइट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। या तो बस रुको। ठीक है, मैं बोलूं, स्टार्ट कर रहा हूँ, सुनना। अब रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, मिटाने वाला नहीं, सुन लो प्लीज, रुको एक बार। एक्ट को चेंज करना और रूल्स को चेंज करना जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। एक्ट को चेंज करना मतलब होता है कि ये लोग सेक्शन होता है ना, सेक्शन, सेक्शन के भीतर चेंज कर रहे हैं, जान निकल जाएगा इनको चेंज करने में। क्यों? क्योंकि पहले जो चेंज करना है उसका बिल बनेगा, वो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट के लोअर हाउस और अपर हाउस में अप्रूव होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन देगा। नाउ दैट्स अ होल लॉट ऑफ मेलोड्रामा, ठीक है। पार्लियामेंट में जाने का मतलब ही है मेलोड्रामा एकदम होगा जोर का, क्योंकि जो भी अमेंडमेंट लाना है ऑपोजिशन पार्टी विरोध करेगा, उनका काम है विरोध करना, ये जो रूलिंग पार्टी है वो फिर कुछ बोलेगा वगैरह। और पार्लियामेंट का सेशन हर वक्त बैठा तो ना रहता है। व्हाट डू यू फील कि सारे के सारे जो एमपीज हिंदुस्तान के 550 एमपी हर वक्त पार्लियामेंट में दिल्ली में बैठे रहते हैं क्या? वो तो अपने अपने लोकेशन में है। तो पार्लियामेंट का सेशन ही बहुत कम बार बैठता है, पार्लियामेंट का सेशन बहुत कम बार बैठता है, बिकॉज एमपीज तो अपने अपने इलाके में बैठा होगा, तो उनको पूरा बुलाओ, वो सेशन कंडक्ट करो, उस सेशन में कई आएगा कई नहीं आएगा, इतना गवर्नमेंट का रुपया खर्च होगा एक सेशन को कॉल करने में, फिर एक सेशन का ड्यूरेशन है, उसमें ऑलरेडी इनको इतना सारे झगड़े करने, इतने सारे मुद्दे हैं जिसपे लड़ाई करना है, फिर जाके बिल का नंबर आएगा कि अच्छा मेरे को भी पास कर दो। कब पास होगा गॉड नोस। इन्होंने एक बिल, मैं तुमको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है जो अपने पढ़ रहे हैं, इसमें तो नया एक्ट आया था, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कांड है, तो यू विल हैव टू चेंज इट। तो इन्होंने 2013 में जब ये एक्ट आया, अगले ही साल 2014 में जाके दे केम आउट विथ कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2014, कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2014। उसको पास होते होते 2015 आ गया, उसको पास होते होते 25 मई को, 25 मई को, ठीक है, 25 मई को कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, और फिर 4 दिन बाद उसका नोटिफिकेशन आया कि 29 मई 2015 से ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हिंदुस्तान में लागू। तो 2014 में अमेंडमेंट बिल घुसा था, 1 साल लग गया उसको एक्ट बन के आने में। तो ताजा एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2016 भी चल रहा है। तुम जाओगे ना एमसी के साइड में, जहां मैं बोला था ना एक्ट रूल्स मिलता है, वहीं पे ऊपर देखेगा कंपनीज अमेंडमेंट बिल है 2016, जिसमें बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा सेक्शंस के अंदर, वो अभी बिल की तरह गया हुआ है पार्लियामेंट में। कब एक्ट बन के आएगा? 2017, तब आएगा फिर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, और जितना भी सेक्शंस वगैरह पड़ा है उसमें बीच में थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा अंदर जा जाके, ठीक है। तो इसको चेंज करना भयानक मुश्किल है। 2 बार आज तक चेंज समूचा हुआ है 3 साल के अंदर, और उसमें इतना तक ड्रामा चल रहा है। 2016 वाला तो अभी तक इनफैक्ट हुआ भी नहीं है, वो तो अभी लटका हुआ है, बिल ही है अभी भी वो। तो इट बिकम्स नोन एज अमेंडमेंट एक्ट। एक बार जब तीनों जन का अप्रूवल हो गया, तीनों जन मतलब राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट के साइन करते हाथों हाथ वो हिंदुस्तान पे लागू नहीं होता, ये समझ लो। प्रेसिडेंट साइन कर दिया तो हाथों हाथ इंडिया पे लागू नहीं होता है। प्रेसिडेंट साइन कर दिया, ओके। अब ये लोग अलग से भारत का राजपत्र नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट पर उसको नोटिफाई करके बोलेंगे कि ये इस दिन से हिंदुस्तान पे लागू है। इसका ये क्यों ऐसा किया जाता है? व्हाट इज द पर्पस और लॉजिक ऑफ डूइंग इट? व्हाई नॉट कि जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन मारा उसी दिन से लागू? रीजन क्या है? अब कंपनीज एक्ट 2013 को ही ले लो। अगस्त 2013 में ना प्रणब मुखर्जी ने इसको साइन कर दिया था।
तो अगस्त 2013 से तो 470 सेक्शन हिंदुस्तान पे लागू हो जाना चाहिए था, पर नहीं, इनको मालूम था कि सारे सेक्शंस लागू करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अभी रेडी नहीं है। तो ये लोग का प्लान था कि हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 का जो 470 सेक्शन है उसको फेज्ड मैनर में धीरे धीरे लागू करेंगे और बार बार दे विल कम आउट विद नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट। तो ये लोग सितंबर 2013 में नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट लाया था और 98 सेक्शंस मार्केट में रिलीज कर दिया, बोला ये एप्लीकेबल हो गया। फिर उसके बाद अगले साल जनवरी फरवरी 2014 में फिर ये लोग कुछ रिलीज किया। फिर 1 अप्रैल से मोस्ट ऑफ द सेक्शंस रिलीज हो गए थे, ठीक है, टोटल मेकिंग इट अकाउंट ऑफ 284। फिर वो बढ़ते गया और अभी भी देखो नोटिफाई होते जा रहे हैं। तो दे हैव डिटैच्ड द साइनिंग फॉर्मेलिटी विद द इफेक्टिव डेट फॉर्मेलिटी। इफेक्टिव डेट आपको इससे नहीं पता चलेगा, इफेक्टिव डेट आपको नोटिफिकेशन से पता चलेगा, ठीक है। वरना प्रणब मुखर्जी ने तो इसको साइन कब का कर दिया, अगस्त 13 में। तो ये है इसका प्रोसीजर। इसका क्या होगा, रूल्स को चेंज करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। कोई भी कानून बनता है तो उस कानून के लिए एक रेगुलेटर बनता है, कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए एक रेगुलेटर बनता है। हम लोग अलाइड लॉ करके आ चुके हैं, अलाइड लॉ भयानक चैप्टर्स क्या था, हर जगह तुम देखा था कोई ना कोई रेगुलेटर था। बैंकिंग एक्ट के लिए आरबीआई, इसके लिए कौन? इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट्स है, कंपनीज हैं, उनका रेगुलेटर कौन है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्ट्रीज होता है ना, उसके अंदर 55 मिनिस्ट्रीज है, उसमें से एक है एमसीए, विच वाज अर्लियर नोन एज डीसीए, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, लेकिन अब हो चुका है फुल फ्लेजेड क्या? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नाउ ध्यान से सुनना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए जो है ना, वो दो तरह के एंटिटीज को रेगुलेट करता है, कंपनी और एलएलपी। कंपनी और एलएलपी, एलएलपी का रेगुलेटर भी एमसीए ही है, सेम है, ठीक है। फिलहाल मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो अगर मान लो रूल में चेंज करना है, फॉर्म में चेंज करना है, कोई ऑर्डर लाना है, तो वो एमसीए खुद कर लेता है। उसके लिए उनको पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। एमसीए के पास, एमसीए भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो एमसीए खुद ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लाएगा, खुद लेके आएगा और तुरंत रूल को चेंज कर देगा, फॉर्म को चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज कर देगा। रिसेंटली इन कॉर्पोरेशन का जो फॉर्म्स होता है ना, उसमें कई चेंज आया, दे केम आउट विद न्यू स्पाइस फॉर्म्स। तो उसके लिए उनको पार्लियामेंट से पूछने का जरूरत नहीं है, रूल या फॉर्म में चेंज ये लोग बैठे बिठाए कर सकते हैं। आज मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा था 5 लाख और 8.5 लाख वाला, वो किस में आया है? एक्ट में आया है कि रूल्स में आया है? वो तो रूल्स में आया ना। तो वो चेंज के लिए क्या पार्लियामेंट में अप्रूवल लगाया क्या? नहीं, एक झटके में आ गया, किसी को पता भी नहीं चला। अगर ये सब ड्रामा होता तब तो इंटरनेट में वायरल होता, पर ये सब ड्रामा हुआ ही नहीं, ठीक है। पीपल नो अबाउट अमेंडमेंट बिल 2016 बिकॉज उसका ड्रामाबाजी हो रहा है, उसका तो हो नहीं रहा, वो तो आ गया अंदर चोरी छुप में अपना बैठ के, ठीक है। तो वो सब चीज के लिए इतना वायरल होता ही नहीं, और ये हाथों हाथ लेके आ जाता है। प्रोसीजर क्या है सुनो, लिखो, सुनो, लिखो। नंबर 1, MCA amends the rules or forms through a notification in official gazette GAZETTE Gazette, and it becomes effective on the date of notification itself. तो जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन से वो लोग डेट डाल के बोलते भाई आज से चालू, ठीक है। नंबर 2, later as a formality it is laid down in parliament. बस, तो मतलब इनके लिए हमको पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, कर लो जो करना है। मतलब मिनिस्ट्री जो करना चाहता है कर लेगा, नोटिफाई कर देगा, और बाद में फॉर्मेलिटी के लिए पार्लियामेंट में ले डाउन कर दो। जबकि यहाँ पे जब तक पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं आएगा तब तक चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पार्लियामेंट का अप्रूवल पहले चाहिए, और उधर तो पार्लियामेंट का अप्रूवल भी नहीं चाहिए, बस खाली ले डाउन होता है पार्लियामेंट में एज अ फॉर्मेलिटी लेटर ऑन, वो भी लेटर ऑन। इंडिया पे इफेक्टिव हो गया
और जब भी पार्लियामेंट का अगला सेशन बैठेगा ना तो उसमें बस ले डाउन कर दिया जाएगा एज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी, बस दैट्स ऑल। तो इसके लिए हमको पार्लियामेंट का अप्रूवल वगैरह नहीं चाहिए, तो इट इज पास्ट। 2013 से लेके अब तक एक्ट में अमेंडमेंट 2 बार किया है लोग, और दूसरा वाला तो अभी बिल बन के लटका हुआ है, वो अभी तक हुआ ही नहीं है। जबकि रूल्स में अमेंडमेंट हर दिन करते हैं, हर रोज करते हैं, हर दिन रूल चेंज फॉर्म चेंज, रूल चेंज फॉर्म चेंज, हर दिन होते रहता है। तो दिस इज व्हाट वी आर वरीड अबाउट। ये बहुत अंदर ही अंदर चेंज होता है, पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट, ये अमेंडमेंट समझ में आ रहा है? एक्ट में, रूल्स में कैसे होता है, फॉर्म्स में कैसे होता है, एक बार समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, लिखो 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक है मतलब ये 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, ओके। सुना, एक बार शांति से सुनो प्लीज। मैं पढ़ाते वक्त बहुत सारे फॉर्म नंबर बोलते जाऊंगा, ये दन 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 अपने याद भी करेंगे, ठीक है? तो फॉर्म नंबर्स का चिंता मत करो, पूरा याद करेंगे, पर अभी खाली बार सुनना प्लीज फॉर्म नंबर्स को लेके। फॉर्म वर्ड जब हम लोग सुनता है तो हम लोग को जो नॉर्मल एक फीलिंग आता है वो ये होती है कि भाई फॉर्म नंबर बोला है मतलब कहीं जमा करना है, यही फीलिंग आता है। फॉर्म नंबर वर्ड सुनते क्या रहता है कि भाई इसको भरना है, कहीं फिल करना है, एंड देन यू हैव टू फाइल, फिल एंड फाइल, यही दिमाग में चलता है, भरो और फिर कहीं जमा करो, ठीक है? यहां थोड़ा डिफरेंट है, यहां थोड़ा डिफरेंट है। इन्होंने क्या किया इस बार, जब ये नया कंपनी बना इस बार किया, ऐसा पहले नहीं था, ऐसा अभी हुआ है। क्या नौटंकी किया है? हर चीज को एक फॉर्म नंबर दे दिया है, हर चीज को एक फॉर्म नंबर दे दिया है। रजिस्टर होता है, रजिस्टर मतलब कंपनी हैज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ समथिंग, तो उस रजिस्टर को भी एक फॉर्म नंबर दे दिया है। अजीब बात है, मतलब सोचो तुम जरा, एक नाम बोल रहा हूं तुमको, तुम गेस कर लेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मतलब होता है, पढ़ाया नहीं बाद में पढ़ाएंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो कंपनी को क्या होता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का एक रजिस्टर मेंटेन करना है ना। प्लीज अंडरस्टैंड, रजिस्टर शब्द में और फॉर्म शब्द में फर्क है। रजिस्टर मतलब जो मुझे मेंटेन करके अपने पास रखना है, जमा नहीं करना है। फॉर्म मतलब जो भर के कहीं जमा, फिल एंड फाइल करना है, ठीक है? इन्होंने रजिस्टर को भी फॉर्म नंबर दे दिया है। जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का जो रजिस्टर है उसका फॉर्म नंबर है MBP4, फॉर्म नंबर है। तो यहां ना 2 तरह के फॉर्म्स नंबर्स आएंगे तुम्हारे सामने, ठीक है? एक जो बस कंपनी को रजिस्टर की तरह भर के अपने पास रखना है, और एक जो फिल एंड फाइल। क्या हेडिंग लिखा है तुम? 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म नंबर्स। नंबर्स नहीं, उसमें जो लिखा है ना उसी में लिखो फॉर्म नंबर्स। नीचे लिखो नंबर 1, एक्चुअली अ रजिस्टर, एक्चुअली अ रजिस्टर dash, no need to file, comma, it will be kept in company's registered office, it will be kept in company's registered office। मतलब ये जैसे लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल MBP, MBP, MB, तो ये कोई फॉर्म नहीं हुआ, ये तो एक्चुअली एक रजिस्टर है जो आपको जमा नहीं करना, जो आपको मेंटेन करना है। नंबर 2,
पहले तो रजिस्टर होता है, फिर दूसरा एक्चुअली फॉर्म होता है जिसे हमको फिल करना है और फाइल करना है। ठीक है, ई फॉर्म, मैनुअल फॉर्म। ई फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। इनको फिल भी इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, फाइल भी इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक होता है इसका, ठीक है। मतलब क्या होगा, तुम इंटरनेट से कनेक्टेड है और तुम तुरंत डाउनलोड किया फॉर्म, ठीक है। ई फॉर्म, ई फॉर्म का अलग से टैब होता है। हो गया लिखना क्या सबका, मतलब बोलूं मैं? तुम लोग में से कई जन ऐसा होगा जिन्होंने आरओसी में फॉर्म फाइलिंग किया होगा, ठीक है। तो उनको तो एकदम पूरा समझ में आ रहा होगा ई फॉर्म क्या चक्कर होता है। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बता रहा हूं कि भाई सिस्टम क्या है, ठीक है। दो शब्द लिखा है देखो, फिल एंड फाइल। फिल एंड फाइल। अब ध्यान से सुनो, एमसी के पोर्टल में ना अलग से ई फॉर्म्स का एक टैब है। वो क्लिक करोगे ना तो जितना भी ई फॉर्म से सब निकल के आ जाएगा। उनका इंस्ट्रक्शन किट भी निकल के आ जाएगा। होता है एक, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एक तो फॉर्म है खुद, और फॉर्म को भरना कैसे कैसे पॉइंट वाइज, उसका एक इंस्ट्रक्शन किट अलग से होता है। तो पूरा वो लिस्ट आ जाएगा। तो इनको क्या होता है, इनका जो फिलिंग है, भरना, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है और फाइलिंग भी इलेक्ट्रॉनिकली। जबकि इनका फिलिंग जो है वो मैनुअली होता है, पर फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इसका फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिकली होता है पर फिलिंग मैनुअली। अब इधर ई फॉर्म्स क्या होता है, इन्होंने पूरा डिजिटाइज फॉर्म बना रखा है। तुम अपना लैपटॉप ऐसे खोला यहाँ, ठीक है, तुम एमसी के अंदर लॉग इन किया। जैसे मैं सपोज एक मैं एक चार्ट अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। तो मैंने ये लैपटॉप खोला, ओके। अब मेरे पास वो डिजिटल सिग्नेचर का की होगा, एक होता है ना वो यूएसबी टोकन जैसा, पेन ड्राइव जैसा लगता है। तो मैं खोलूंगा, मैं एमसी के पोर्टल में गया। अब मुझे कोई फॉर्म भरना है कंपनी की खातिर, तो वो मेरे से पूछेगा कि तुम कौन। तो मुझे तो अपना यूज़र नेम और मेरा डिजिटल सिग्नेचर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना डिजिटल सिग्नेचर पहले से एमसीए में रजिस्टर करा रखा है। एमसीए को सपना थोड़ा आएगा कि मैं कौन हूँ। मैंने अपना डिजिटल सिग्नेचर का जो पेन ड्राइव टाइप का होता है, वो पहले से इस तरह का पेन ड्राइव ओनली लाइक दिस मच, ठीक है, वैसे ही। तो मैं डिजिटल सिग्नेचर लगाऊंगा, अपना नाम डाला, मुझे पासवर्ड की जरूरत नहीं है। जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर होता है उनको पासवर्ड नहीं चाहिए। तो मैं फिर डिजिटल सिग्नेचर अटैच करूंगा, सिग्नेचर फिक्स करूंगा, वो समझ जाएगा कि ये रजिस्टर्ड यूजर है, सीए सिद्धार्थ अग्रवाल फलाना ढिमका, ये लॉगिन किया है और ये फॉर्म भरना चाहता है। तो समझ गया, नाउ आई विल गेट द एक्सेस टू फिल अ फॉर्म। फॉर्म आ गया मेरे सामने, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, इसका फाइलिंग भी इलेक्ट्रॉनिक है। मेरे सामने फॉर्म है, आई विल स्टार्ट पुटिंग द डिटेल्स। ये भरना बहुत आसान होता है अगर आपने किया हुआ है पहले। तो कंपनी का सिन नंबर डालना पड़ेगा, CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो मेरे को कैसे याद है, कोई याद नहीं मेरे को। उसके लिए अलग से एक एमसीए का साइट बगल में एक टैब खोलते हैं, कंपनी का नाम डाल के सर्च करके फिर निकालते हैं, फिर भरते हैं जाके। किसको याद रहेगा वो गंदा सा नंबर, वो एकदम मतलब पूरा यू समथिंग समथिंग का पूरा चालू होता है, याद नहीं आ सकता। तो वो देख के हम लोग फिर निकालते हैं, कॉपी मार के फिर डालते हैं। जैसे ही सिन नंबर भरूंगा, बगल में एक बटन होता है प्री फिल। क्लिक करते नाम, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर ऑफिस का, वो अपने आप भरा हुआ आ जाता है। तो वो ऑनलाइन ही भरा जा रहा है और ऑनलाइन ही सबमिट हो रहा है, ठीक है। ये वाले में क्या होता है, देखो एमसीए बोल रहा है कि दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजिंग एवरी फॉर्म। अभी तो नया आया है ना कंपनीज एक्ट 2013, तो बोलता है दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजिंग एवरी फॉर्म। तो कोई फॉर्म ऐसा है जो रूल्स में पीछे लगाया हुआ है, ठीक है, मतलब पीडीएफ की तरह, पर जो डिजिटाइज नहीं किया है, जिसका अलग से अभी ई फॉर्म नहीं बना है, तो उसका फंडा क्या है भाई कि आप वो पीडीएफ फॉर्म जो मैनुअल है वो डाउनलोड करो, भर लो मैनुअली, और भरने के बाद क्या करो, उसका स्कैन कर लो, ठीक है। पेपर से भर लिया, अब जैसे ये यही डॉक्यूमेंट है, इसको स्कैन कर सकते हैं कि नहीं, तो स्कैन कर ही सकते हैं। तो ऐसे भर लिया, स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद क्या करो, एक फॉर्म आता है GNL2, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है GNL2। GNL इज द शॉर्ट ऑफ जनरल, जनरल का शॉर्ट है GNL। तो GNL2 फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली, इसमें उसको अटैच कर दो इलेक्ट्रॉनिकली, वो स्कैंड फाइल को अटैच करो, फिर जमा कर दो। ये इसका स्टाइल है फॉर्म का, ठीक है। यहां तक एक बार क्लियर है, फॉर्म्स वगैरह ज्ञान ये डन है। नेक्स्ट हेडिंग, ये जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं आज क्योंकि एक फर्स्ट क्लास होता है, तो ये सब सारा डाउट्स वाउट्स से ना ये आज ही खत्म हो जाए, बात खत्म, ताकि नॉर्मल जब थीम में घुसे तो कोई लफड़ा नहीं हो, ओके। मैं एक चीज़ जरूर चाहूँगा, ये जितना भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, कम से कम 2 बार रिवाइज करना घर जाके, ठीक है। एक बार आज कर लेना, एक बार अगली क्लास के पहले कर लेना। अगर तुम 2 बार
रिवाइज कर लेता है ना, तो तुमको ये परमानेंट याद हो जाएगा और फिर दोबारा तुमको इसमें कभी डाउट नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज फॉर कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज फॉर कंपनी लॉ। ठीक है, हो गया। स्टार्ट करें क्या? बोल रहा हूँ, सुनना। अभी मेरे को टोटल 4 बार लिखना है, 4 नाम लिखना है। मैंने 2 लिख दिया, 2 और है, ठीक है, 4 है टोटल। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज अंडर कंपनी लॉ। सबसे पहले तो जब कोई भी कानून हम लोग उठा के पढ़ते हैं तो तुमको मालूम होगा कि हर कानून में बार बार आता है सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। तो एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स द रेलेवेंट मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इन आवर केसेस MCA। तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट नाम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? MCA। MCA असली बॉडी है जो रेगुलेट करता है, जो एडमिनिस्टर करता है पूरे कंपनी लॉ को हिंदुस्तान में, ठीक है। तो MCA मिनिस्ट्री। सेकंड नाम मैंने क्या लिखा है? RD। RD मतलब फुल फॉर्म ये रहा। नाउ RD क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो दिल्ली में, ठीक है। मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री का हेड ऑफिस कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। तो MCA ने क्या किया है? 2 तरह के लोग अपॉइंट कर रखे हैं, ये ह्यूमन बींग्स हैं एकदम, ठीक है। मतलब ये कोई डिपार्टमेंट नहीं, ये लोग इंसान है, इंसान, ठीक है। जोनल हेड अपॉइंट कर रखा है। देयर आर हाउ मेनी जोन्स? 7 जोन्स। पूरे हिंदुस्तान को ज्योग्राफिकली 7 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उस तरह से टोटल 7 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। हर एक जोन में ना एक टॉप लेवल का ऑफिसर अपॉइंट कर रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं RD, रीजनल डायरेक्टर। सरकारी महकमों में डायरेक्टर बोल के जो बंदा होता है ना, वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं होता। वो डायरेक्टर एक डेजिग्नेशन है कि ये बंदा बहुत ऊंचे पोजीशन में है। जैसे पुलिस के केस में यूं से DIG पुलिस। DIG पुलिस मतलब क्या? डायरेक्टर इन जनरल पुलिस। तो पुलिस कोई कंपनी होता है क्या? पर डायरेक्टर वर्ड क्या इंडिकेट करता है?
इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द वर्ड डायरेक्टर इंडिकेट्स कि बहुत सीनियर ऑफिसर है, ठीक है। नीचे लिखो अप्रूवल ग्रांटिंग अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ, अप्रूवल ग्रांटिंग अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ, उतना लंबा खाली इसके नीचे लिखना था, इसका मैं अलग से बोलूंगा ना। इधर अप्रूवल ग्रांटिंग अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ एमसीए। सपोज तुम कहीं पढ़ रहे और लिखा हुआ आया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, तो एक्चुअली किसका लगेगा? एमसीए का। अब एमसीए तो बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, किसका अप्रूवल लगेगा? तो एमसीए ने आपके इलाके में, आपके जोन में, जैसे हम लोग अगर कैलकाटा में तो ईस्टर्न जोन में एक बंदे को अपॉइंट कर रखा है जिसका नाम है श्री एनके भोला। इसका नाम एक्चुअली ईस्टर्न जोन का जो रीजनल डायरेक्टर उसका नाम यही है, एनके भोला। तो ही इज द रीजनल डायरेक्टर, तो उसको अपॉइंट कर रखा है। तो जब भी मुझे सीजी का अप्रूवल लेना है अंडर कंपनी लॉ, मैं किसके पास जाऊंगा? इसके पास जाऊंगा कि भाई ये कर रहे हैं आप, प्लीज अप्रूवल दे दो, तो ही विल गिव मी अप्रूवल। इधर स्टेट वाइज क्या अपॉइंट कर रखा है? रजिस्ट्रार्स। हर स्टेट में रजिस्ट्रार है और अभी ये बढ़ने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल हिंदुस्तान में क्या सिचुएशन चल रहा है, आई एम टेलिंग यू। एवरी स्टेट हैज गॉट अ रजिस्ट्रार, ठीक है, एवरी स्टेट हैज गॉट अ रजिस्ट्रार। अच्छा, कुछ स्टेट्स में ना कॉमन रजिस्ट्रार भी है, कुछ स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरी होता है ना, उनमें कॉमन रजिस्ट्रार्स भी है, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जिसमें दो दो रजिस्ट्रार है। जैसे दो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में दो दो आरओसी है, ठीक है। जैसे तमिलनाडु में एक तो चेन्नई वाला आरओसी है और एक पौंडीचेरी वाला आरओसी है। मतलब तुम अगर इंडिया का मैप लेता है तो इंडिया का जो मैप में नीचे वाला ट्रायंगल, उसमें ये वाला ट्रायंगल का पोर्शन क्या है? तमिलनाडु। तो चेन्नई एकदम टॉप बाउंड्री पे आता है और पौंडीचेरी एकदम नीचे आता है। तो पौंडीचेरी का एक आरओसी है, चेन्नई का एक आरओसी है। महाराष्ट्र में वैसे ही, महाराष्ट्र में भी दो आरओसी, मुंबई जो एकदम शोर मतलब समुंदर है ना वहां, तो मुंबई एक आरओसी, और फिर इंटीरियर्स की तरफ आता है पुणे, पुणे में एक आरओसी। तो दो आरओसी है, ठीक है। लेकिन आगे जाते मैं तुमको बता रहा हूं कि कई स्टेट्स के अंदर मल्टीपल आरओसी बैठेगा, मल्टीपल आरओसी बैठेगा, मतलब एक आरओसी नहीं और आरओसी हो जाएगा। ये लोग कंपनी लॉ जो नया बनाया है ना, उसमें एक सेक्शन भी डाल रखा है कि आगे जाते वक्त वी विल हैव मोर आरओसीज इन ईच एंड एवरी स्टेट, बिकॉज फॉर्म बढ़ गए ना। पहले इतने फॉर्म्स कहाँ थे, अभी तो नया मतलब इतना फॉर्म्स लेके आ गया है, तो फॉर्म्स का जो बैकएंड प्रोसेसिंग होगा, अरे गवर्नमेंट खाली तुमसे फॉर्म जमा लेके सूंघ के रख देगा क्या? तुमसे फॉर्म गवर्नमेंट लेने के बाद उसको स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा कि नहीं करेगा? तो उसके लिए बैकएंड प्रोसेसिंग में लोग चाहिए ना। तो ये लोग बोला है आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट और भी रजिस्ट्रार्स अपॉइंट करेगा। एक कर दिया इन्होंने, एक कर दिया इन्होंने, ठीक है। वो क्या मैं तुमको बता रहा हूँ। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम थोड़ा सा अपने साथ इंटर का लॉ लेके आया है, तो तुम जो मैं बोलूँगा समझ जाएगा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान सुनो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के लिए फॉर्म जमा करना पड़ेगा। हम लोग किसके पास जमा करते थे? इसके पास। मतलब सपोज आपको बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर कोई कंपनी वो करना है इनकॉर्पोरेट, तो बंगाल में जो बंदा आरओसी बैठता है उसी के पास तो फॉर्म जमा होगा। सब यही करते थे ना कि जिस राज्य में जो कंपनी बनेगा वो वहां के आरओसी के पास फॉर्म जमा करेगा फॉर इनकॉर्पोरेशन। इन्होंने उसको अलग कर दिया। अब इन्होंने हिंदुस्तान में अलग से एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोला है, सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, नोएडा में ऑफिस है, ठीक है। सीआरसी मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, पैन इंडिया, टोटल इंडिया में, ठीक है। स्टेट वाले आरओसी के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? सीआरसी के पास जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा रजिस्ट्रार वर्ड लिखने की कोशिश करता हूं। रजिस्ट्रार इंडिकेट्स टू, मोस्टली इट इज आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बट अगर इनकॉर्पोरेशन का मामला है तो क्या बोलेंगे? सीआरसी, ठीक है। 99% टाइम तो जब भी ये शब्द निकलेगा ना रजिस्ट्रार, तो इट मीन्स व्हाट? आरओसी। लेकिन जब इनकॉर्पोरेशन का मामला होगा तो क्या बोलोगे? सीआरसी। अच्छा, मैं कब तक इस झमेले में जीता रहूं? दरकार ही नहीं है। इनका स्टाइल बड़ा अच्छा है। ये लोग जब एक्ट बना रखा है ना, तो इनके एक्ट में कहीं भी आरओसी का सिंबल नहीं है, सीआरसी का नहीं। ये लोग हमेशा एक ही वर्ड लिखता है, रजिस्ट्रार, तो दोनों ही आ गया उसके अंदर। ये क्या होता है, लिखो नीचे। द मेन ड्यूटी ऑफ registrar
the main duty of registrar is to collect and record the information, to collect and record the information from companies. तो भाई इनका मकसद क्या है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, ये इनका मकसद है. ये कोई अप्रूवल ग्रांटिंग अथॉरिटी नहीं है, ये एक डेटाबेस है, ये एक रिपोजिटरी है. ठीक है, इट्स लाइक अ डेटाबेस, खाली तुमसे इंफॉर्मेशन लेता है, रिकॉर्ड करता है, बाद बाकी उसका बैकएंड प्रोसेसिंग करता है, पर ये कोई अप्रूवल ग्रांटिंग अथॉरिटी नहीं है. चौथा क्या? इसी के ऊपर लिख दो थर्ड फोर्थ. अरे यही थर्ड हो गया ना, सेकेंड आर डी थर्ड हो गया. ठीक है, तो अभी फोर्थ लिखो. फोर्थ एनसीएलटी डैश एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, एनसीएलटी and NCLAT dash judiciary body. बस एक बार लास्ट इधर बोर्ड पे देख लो. एनसीएलटी से दुखी होके जाएगा तो अपील कहाँ करेगा? नेक्लैट में, एनसीएलटी में. ठीक है, ये बार उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. एनसीएलटी ने क्या क्या रिप्लेस कर दिया है? सीएलबी को रिप्लेस कर दिया है, बीआईएफआर को रिप्लेस कर दिया. बीआईएफआर होता है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सिख कंपनीज के रिवाइवल के लिए होता है. और हाई कोर्ट को रिप्लेस नहीं करेगा, हाई कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस कर देगा. मतलब देखो, हाई कोर्ट में तो हर एक्ट का मुकदमा जाता है ना, तो ये लोग बोला कि कंपनी लॉ का केसेस अब से हम लोग हाई कोर्ट में नहीं भेजेंगे, एनसीएलटी में जाएगा. तो हाई कोर्ट का बोझ कम हो गया ना, दैट इज द वे. ठीक है, अमेलगमेशन के लिए किसके पास जाता था तुम? हाई कोर्ट. अब किसके पास? एनसीएलटी. वाइंडिंग अप के लिए हाई कोर्ट के पास जाता था, अब किसके पास? एनसीएलटी. वैसे तो NCLT is like what? 3 in 1. खत्म. तो 4 एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं. हाँ, इन 2 चैप्टर के लिए तुम अभी मई 17 में हाई कोर्ट बोलेगा, बिकॉज ओल्ड एक्ट से पढ़ रहे हैं, न्यू एक्ट से नहीं पढ़ रहे हैं. ओके, डन है यहाँ तक? बेसिक्स चल रहा है अभी अपना, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ. तो इसमें 2 चीज बस मेरे को और पढ़ाना है आज, बस 2 आइटम, फिर सारा बेसिक्स खत्म, फिर सीधा मेन आइटम में जाएंगे, चैप्टर डायरेक्टर्स के अंदर. ठीक है, बस 2 बेसिक्स और बताना है. ठीक है, तो 2 बस बेसिक्स और है, फिर ये बेसिक्स से खत्म.
The schedules. How many schedules are there? 7 schedules. अगर सातों शेड्यूल याद रहे तो ठीक है, नहीं भी याद रहे तो चलेगा। जो अभी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो ये है, जिनको मैंने रेड टिक किया है, 4 आइटम्स को टोटल मैंने रेड टिक किया है। तुम ध्यान से देखो, बस ये 4 का मेरे को नंबर याद चाहिए। तुमको पूरा याद रहे तो अच्छी बात, नहीं याद रहे तो भी अच्छी बात, खाली बस 4 याद तो जरूरी है। डन। एक बार बस खाली बोर्ड पे देखना, देयर आर टोटल ऑफ 7 शेड्यूल्स, 7। मैं बार बार बोलते वक्त ना सी ए फाइनली बोलूंगा, ठीक है। एट फाइनल लेवल आई नीड ओनली 4 थिंग्स। ऊपर से टिक करा हुआ देखो, पहला क्या दिख रहा है, टेबल ए। क्या लिखा है वो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट जो है कहाँ दिया हुआ है, टेबल ए। एओए 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 मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है, टेबल एफ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू। मेमोरेंडम इज नॉट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल्स इज इंपॉर्टेंट। आईपीसीसी वाला के लिए मेमोरेंडम इज इंपॉर्टेंट, फाइनल वाले के लिए आर्टिकल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। बार बार आर्टिकल्स आर्टिकल्स आएगा, ठीक है। तो आर्टिकल्स का टेबल नंबर बोलो, एफ। पहले क्या होता था, सुनो अब कांड होगा एकदम जोर का। 1956 वाला जो कंपनी लॉ था ना, उसमें आर्टिकल्स का टेबल होता था टेबल ए। समझ में आ रहा है, टेबल ए। तो कहीं अगर तुम प्रिंट में कोई सजेस्टेड आंसर में कोई प्रैक्टिस में गलती से देखा कि आर्टिकल्स टेबल ए, तो समझ लेना वो पुराना वाला लिखा है। अभी आर्टिकल्स क्या, टेबल एफ, ठीक है। ये क्लियर है। 2 नंबर तो डेप्रिसिएशन वाला है, मेरे को नहीं चाहिए। बैलेंस शीट भी आई डोंट वांट। शेड्यूल फॉर कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। नाउ ऑब्वियसली जब मैं अभी लॉ पढ़ाना चालू करूंगा, मेरा पहला चैप्टर होगा डायरेक्टर का पहला सेक्शन होगा 149 के अंदर ही आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसमें भी शेड्यूल 4 का नाम लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कोड इज मोर ऑफ लाइक अ मॉल साइंस का लेक्चर कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए।
तो वो सेक्शन से ही क्लियर हो जाएगा, उसके लिए मेरे को शेड्यूल में घुसने का जरूरत नहीं है। ये मेरे को बहुत जोरदार चाहिए, देखो पूरा रेड में लिखा है एकदम, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर्स को मैं हमेशा पर्सनली 10 चैप्टर्स की तरह देखता हूँ। डायरेक्टर्स जो होता है वो बेयर एक्ट में ना, बेयर एक्ट जो होता है उसमें 3 चैप्टर की तरह है, बट आई सी इट एज 10 डिस्टिंक्ट चैप्टर्स। तो मेरा जो डायरेक्टर का चैप्टर नंबर 9 होता है ना, 9 विच इज लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें आता है शेड्यूल 5, फुल डिटेल में एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है, ठीक है, बहुत लंबा है ये। 6 मेरे को नहीं चाहिए, मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उतना नहीं। 7 ये नाम याद रह जाए काफी है, इट इज व्हाट CSR एक्टिविटीज, कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ता है ना, CSR, तो CSR के नाम पे क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है वो सब इसके अंदर आता है, ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज बोल रहा हूँ, सुनो, हम लोग का कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, क्या नाम है, एक्स लिमिटेड, हम लोग शूज बनाते हैं, ओके, तो नाम क्या है, एक्स लिमिटेड, हम लोग शूज बनाते हैं। अभी क्या हुआ, इंडिया के अंदर किसी जगह फ्लड आ गया, तो वहां के लोगों को मदद करने के लिए हम लोगों ने वहां पे ब्रिटानिया का बिस्कुट्स का पैकेट बंटवाया है, ठीक है, बिस्कुट्स का पैकेट बंटवाया है, ये CSR है या नहीं है? अब फीलिंग वाइज मन क्या बोल रहे हैं, हाँ है, और इनके हिसाब से क्या, इनके हिसाब से भी है। कैसे, इन्होंने CSR में लिख रखा है इरेडिकेशन ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी। CSR एक्टिविटी का जो लिस्ट है उसमें एक लाइन लिखा हुआ है इरेडिकेशन ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी, तो ऑब्वियसली बिस्कुट से हंगर ही मिटेगा, तो वो CSR माना जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक कांड है, इसमें एक भयानक कांड है, इसमें बहुत डिटेल में ज्ञान दिया है, अजीब सा। बिस्लेरी क्या बनाता है, पानी का बॉटल, फ्लड वाले इलाके में, मतलब पानी तो बहुत है और पीने का पानी तो नहीं है ना, तो फ्लड वाले इलाके में बिस्लेरी ने अपना मिनरल वाटर का बॉटल डिस्ट्रीब्यूट किया है, इज दैट CSR? ये लोग बोला नो। तुम अगर अपना सामान बांटोगे तो वो CSR नहीं, मतलब ब्रिटानिया कंपनी खुद अगर अपना ब्रिटानिया का बिस्कुट्स फ्लड वाले जगह पे, अर्थक्वेक के जगह पे बांटना चालू करे, बोलता वो CSR नहीं है। ये सब इसमें बहुत टिपिकल वाला ज्ञान डाला हुआ है, तो देखेंगे जब जाएंगे उसमें, ओके। यहाँ तक क्लियर है, डन। ये 7 है, कौन सा नंबर याद रखना है, नंबर बोलो। 1 का टेबल ए, टेबल ए क्या है, टेबल एफ क्या, ए वे। शेड्यूल नंबर अब कौन सा, 1 के बाद, आई डोंट वांट 2 3 4 5 क्या है, अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सन, और लास्ट वाला 6 बेकार, 7 CSR एक्टिविटीज। ये क्लियर है, शेड्यूल्स आर डन। अब मैंने बोला था 2 बेसिक्स है, एक बेसिक हो गया, बस अब एक लास्ट, एक बेसिक बोलना है, लास्ट, बस एक लास्ट मेरे को बोलना है, ठीक है। सुनो, 2 शब्द है जो तुम पहले से सुनते हुए आ रहा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। At our level, final level, we are more concerned with articles of association and not with memorandum of association. MOA अब हमको नहीं चाहिए, वो इंटर में चाहिए उन लोग को, हम लोग को अभी इस लेवल पे AOA से ज़्यादा मतलब है। तो what is the difference between this MOA AOA? I'm not talking about bookish difference कि मेमोरेंडम बड़ा होता है, आर्टिकल्स छोटा होता है, not like that, ठीक है। होता क्या उसके अंदर वो बताओ ना, वो जानना है मेरे को, मेमोरेंडम में क्या होता है, आर्टिकल्स में क्या होता है। तो वही मैं अभी बनाने जा रहा हूं बोर्ड पे, लास्ट ड्रॉ करना, हेडिंग MOA एंड AOA। एक्चुअली जो इसमें लिखने जा रहा हूँ वो नाम मैं बहुत बार लेता हूँ पढ़ाते वक्त, तो फिर तुम्हारे पास प्रिंट में होना चाहिए नीचे, ठीक है। बस दिस इज द लास्ट थिंग, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 7-8 लाइन का होगा, ठीक है। देखो, मेमोरेंडम का एक रिजिड स्ट्रक्चर है, मेमोरेंडम का एकदम एक फिक्स्ड, एक रिजिड स्ट्रक्चर है। मेमोरेंडम 4-5 पेज बैठ जाता है, कितना पेज चाहिए इसके लिए,
ठीक है, मैं हमेशा ये नाम बोलता रहूंगा, नसोल्का, नसोल्का, NSOLCA, नसोल्का। ठीक है, मेमोरेंडम के अंदर कितना पॉइंट्स होता है? 6। नसोल्का, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉजेस। दे आर नोन एज क्लॉजेस। ठीक है, आर्टिकल्स के अंदर क्या होता है? रेगुलेशंस। मेमोरेंडम के अंदर जो पैराग्राफ्स हम लोग डालते हैं उसको बोला जाता है क्लॉजेस, और आर्टिकल्स के अंदर जो पैराग्राफ्स आर्टिकल्स के अंदर जो पैराग्राफ्स डलता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलेशंस। ये शब्द क्लियर रखो, इसको क्लॉज नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? रेगुलेशंस इन द आर्टिकल्स, रेगुलेशंस इन द आर्टिकल्स, इसका मतलब क्लॉजेस इन द मेमोरेंडम। नसोल्का, तो गैस कर सकता है, तुम गैस कर सकते हैं, एन से बोलो। नेम, एस, तेरा तो पढ़ा हुआ है, तुम चुप हो जाओ। सिचुएशन क्लॉज। ठीक है, ओ से सबसे फेमस, अपने सबसे ज्यादा काम का, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। एल, सी, मेमोरेंडम के ऊपर मेरा डिस्कशन आज फर्स्ट और लास्ट टाइम हो रहा है। इसके बाद दोबारा कभी मैं मेमोरेंडम के बारे में बात नहीं करने वाला। ठीक है, मतलब ये अपना अंतिम बार डिस्कशन है मेमोरेंडम क्या होता है, बिकॉज एक बार बेस बता दिया, समझ में आ गया। अब मेमोरेंडम बोल के चैप्टर थोड़ा ना फाइनल में, वो तो इंटर में आता है। थोड़ा मैं यहाँ बैठ के पढ़ाऊंगा तुमको सेक्शन 13, 14 वो सब। ठीक है, अच्छा मुझे एक बार समझाना है, प्लीज़ लिखना बंद करो, एक बार प्लीज़ समझा लें दो मेरे को, प्लीज़ समझा लें दो। ठीक है, अब ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का जो नाम है ना, ये हम लोग लोअर लेवल से सुनते हुए आते हैं, पर क्या होता है कभी हम लोग को पढ़ने का एक बार देखने का मौका नहीं मिलता, होता कैसे है, तो वी डोंट हैव अ फीलिंग टुवर्ड्स इट। एक बार फीलिंग आ जाएगा ना तो बहुत बेहतर रहेगा, शांति रहेगा। ठीक है, नेम क्लॉज एक लाइन का होता है, बोला हुआ रहता है, द नेम ऑफ द कंपनी इज XYZ लिमिटेड। सिचुएशन में ना सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम आता है, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं आता। जैसे ITC कंपनी का एग्जैक्ट एड्रेस तो जवाहरलाल नेहरू रोड है ना, चौरंगी रोड पे तो है ITC, CA इंस्टीट्यूट के बाजू में। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू रोड, लेकिन तुम ITC का मेमोरेंडम अगर डाउनलोड करेगा तो उसमें सिर्फ लिखा है वेस्ट बंगाल, कोलकाता भी नहीं, क्या लिखा है? वेस्ट बंगाल। तो सिचुएशन में खाली किसका नाम जाता है? स्टेट का। ब्रैकेट में लिखो स्टेट, कि उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में सिचुएटेड है। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखाने वाला नहीं हूं मैं, बोलूंगा लेकिन बहुत सुनो। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, मैं तुमको ऑब्जेक्ट क्लॉज का एकदम सेंस बता रहा हूं, जो मेरे को एक डाउट हुआ करता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या मतलब, लास्ट 1 साल पहले तक भी मैं डाउट ही था। ठीक है, वो डाउट ये था, ये क्या रीजन क्या है, व्हाई आर यू राइटिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज इन द मेमोरेंडम। ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी ये काम कर सकता है, बाकी सब नहीं कर सकता। ये अल्ट्रा वायर नाम याद है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी लिखा उसको छोड़ के कुछ भी और करेगा तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना तूफान मचाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग का गारमेंट्स का बिजनेस है। ठीक है, गारमेंट्स का बिजनेस है, हम लोग की कंपनी का नाम है मुकेश गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी नाम है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मुकेश गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ये नाम है। ठीक है, तो नाम से तुमको समझ में आ रहा है गारमेंट्स का धंधा है, और हम लोग के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि हम लोग गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं या ट्रेड करते हैं या रिटेल में बेचते हैं, यार्न बनाते हैं, पॉलिएस्टर, हिना तेना सब। क्या ऐसा कंपनी ये मुकेश गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये लोग कोचिंग सेंटर्स खोल सकता है? नहीं, क्योंकि वो उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है। ठीक है, उनके पास मान लो कोई गारमेंट शॉप था जो उन्होंने अभी खाली कर दिया है कि वहां पे बिक नहीं रहा होगा, तो बोला अच्छा आपसे यहाँ पे हम लोग मुकेश कोचिंग सेंटर चलाएंगे, तो वो कर सकता है क्या? नहीं, वो नहीं कर सकता, बिकॉज उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो लिखा हुआ नहीं है कोचिंग सेंटर। अगर वो लोग कोचिंग सेंटर का काम करना चाहता है तो पहले उन लोगों को शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय पासिंग SR। अरे अब ये मत बोलना ORSR बताओ, यू नो ORSR, SR मतलब, तो उन लोगों को पहले SR पास करवाना पड़ेगा और फिर क्या नाम बोलते हैं
ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, अब से हम लोग गारमेंट कोचिंग सेंटर भी चलाएंगे तो फिर कोचिंग सेंटर चालू। समझ में आ रहा है बात? वैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा डाउट ये आ रहा है कि वाई आर यू ट्राइंग टू लिमिट द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी बाय पुटिंग दिस क्लॉज? लेट इट डू ईच एंड एवरीथिंग। जैसे हम लोग इंसान हैं, इंडिविजुअल्स हैं, क्या हमारा कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज है क्या बाहर लटक रहे हैं ऐसे? हमारा तो कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज नहीं, हम लोग तो जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मैं भी गारमेंट्स का मेरा मन जो बिजनेस में चाहूं वो मैं कर सकता हूं, तो मेरा तो कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज नहीं है, तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज नहीं है। तो कंपनी का क्यों ऐसा लिमिटिंग किया जा रहा है? इट्स अ लिमिटिंग थिंग नो, कि ये काम कर सकता है। क्या रीजन है बताओ? मेरा तो डाउट था, देखें किसी और को अगर आता है तो अच्छा लगेगा। शेयर होल्डर को, यू आर वेरी क्लोज टू इट, ठीक है, वेरी क्लोज टू इट। और कुछ? एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी को लिमिट नहीं कर रहा, कंपनी के जो दलाल है ना, डायरेक्टर्स, एजेंट्स, उनको लिमिट कर रहा है, ठीक है। कंपनी को ऐसा माना जाता है कि शेयर होल्डर रन नहीं कर रहा, हु इज रनिंग द कंपनी? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मतलब जो कंपनी के अंदर एक छोटा सा ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स आपने बिठा रखा है, जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, जिसमें वो 10 डायरेक्टर बैठता है, वो कंपनी को चला रहा है, ना कि कंपनी के सैकड़ों शेयर होल्डर। कौन चला रहा है? डायरेक्टर्स। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है ना, वो कंपनी को लिमिट नहीं कर रहा है। किसको लिमिट कर रहा है? डायरेक्टर्स को, कि डायरेक्टर इसके बियॉन्ड कोई काम नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्या बोला कि गारमेंट्स का काम था कोचिंग सेंटर खोलना है, तो इसको चेंज कर लो। चेंज करने के लिए क्या लगेगा? एसआर, मतलब सारे शेयर होल्डर्स को बुलाओ, एसआर पास करो, तब जाके कर सकते हैं। तो मतलब शेयर होल्डर तो चाहे तो करवा ही सकता है, शेयर होल्डर तो चाहे तो जो काम करने का मन है करवा दो इसको चेंज, एसआर पास करके फिर कर लो। लेकिन बिना शेयर होल्डर्स को बताए डायरेक्टर कंपनी का रुपया किसी और धंधे में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो इट्स नॉट अ लिमिट ऑन द कंपनी पर से, इट्स अ लिमिट ऑन द डायरेक्टर्स। लायबिलिटी क्लॉज, कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड, वैसे बता देता हूं 3 तरह की कंपनी होती है। कंपनी लिमिटेड, ये चीज मैं जो अभी बोलने चाह रहा हूं ना, ये बाद में वापस आएगा, खाली एक बार भी बोल देता हूं। कंपनी लिमिटेड बाय लिमिटेड 3 तरह से होता है। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। हिंदुस्तान में तकरीबन 150 अनलिमिटेड कंपनीज भी है, अनलिमिटेड, ठीक है। एमवे का नाम सुना है? एमवे का वो बेचता है, अरे एमवे का प्रोडक्ट्स नहीं आता क्या, वो बेचता है वो लोग, ठीक है। तो एमवे का हिंदुस्तान में 7 कंपनी है, जिसमें से जो मेन कंपनी है ना, वो एक अनलिमिटेड कंपनी है। वो लोग अपने नाम के आगे लिमिटेड नहीं लिख सकता, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिख सकता। फिर नीचे आते हैं, कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा होगा? पेड अप कैपिटल क्या? ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल। एंड लास्ट वाले को बोलते हैं एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसका 2 मतलब होता है, एक 7 लोग चाहिए ना पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, तो 7 पीपल हैव एसोसिएटेड टुगेदर टू रन अ बिजनेस। या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज मतलब ये 7 लोग कंपनी के बनते ही दे हैव अंडरटेकन टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी बनते सबसे पहले ये लोग ही 7 जन शेयर्स खरीदेगा कंपनी का, तो दे आर द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। नाम सुन लो, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, ये नाम आता है अपने सिलेबस में बार बार। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, जो लोग कंपनी को चालू करते हैं। प्राइवेट कंपनी चालू करने के लिए कितना आदमी चाहिए? 2। पब्लिक कंपनी चालू करने के लिए कितना आदमी चाहिए? 7 पर्सन चाहिए, ठीक है। तो ये जो 7 लोग हैं जो इसमें साइन करेंगे, वो लोग लिख के देते हैं कि कंपनी जैसे आरओसी रजिस्टर करेगा, मैं 100 शेयर खरीद लूंगा, मैं 2 शेयर खरीद लूंगा, एंड सो ऑन। तो दे हैव undertaken to buy the shares of the company immediately after incorporation. These people are called subscribers to memorandum, ठीक है। हम लोग का फीलिंग ये होता है कि ये सब्सक्राइबर्स कंपनी के मालिक होते हैं, गलत फीलिंग होता है। सब्सक्राइबर्स में और मे नॉट कंटिन्यू इन द कंपनी, छोड़ के निकल भी सकता है बाद में। कल कंपनी बन गया, शेयर खरीद लिया, बाद में अपना शेयर बेच के निकल भी सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यू करेगा जरूरी नहीं है। अभी एक नया क्लॉज और आया है मार्केट में, जो मैं ज्यादा कभी बोलूंगा नहीं। एन से क्या लिखा? नॉमिनी क्लॉज। ये हर कंपनी में नहीं होता, ये किस में होता है? ओपीसी, फुल फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी आ गया ना, देखा ना, ये सब इंटरनेट का वायरल चीज है, सबको पता रहता है, ठीक है। ओपीसी, ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी में एक ही शेयर होल्डर होता है, तो कल को अचानक से मर गया तो कंपनी का तो परपेचुअल सक्सेशन अफेक्टेड हो जाएगा। तो उसके लिए एक नॉमिनी पहले से अपॉइंटेड रहना चाहिए, इसीलिए आया नॉमिनी क्लॉज। लेकिन मैं बातचीत में इसको नहीं लाऊंगा, मैं हमेशा नसौल का ही बोलूंगा, ठीक है।
ना मेरे काम का तो असली चीज ये है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें बहुत नया नया आइटम्स आया है, पर वो नया नया आइटम सिलेबस में नहीं है फाइनल के, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। उसके बारे में पूरा साइलेंट है, खाली जो मेरे काम का वो बता देता हूँ तुमको, ठीक है। कंपनी को चलाना कैसे है, कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कंपनी लॉ के मैटर्स कई सारे ऐसे हैं जहाँ पे ना कंपनी को चॉइस दिया गया है, वो सब चीज़ इसमें लिखा है। फॉर एग्जाम्पल एजीएम का नोटिस कितने दिन पहले जाना चाहिए, 21 डेज पहले, इसमें लिखा हुआ है 21 डेज पहले। अच्छा, क्या एक कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख सकता है कि हम लोग एजीएम का नोटिस 30 डेज पहले देंगे? अरे 21 तुमको याद है ना, वो एजीएम का नोटिस 21 क्लियर डेज याद आ रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी लिख सकता है क्या कि हम लोग अपने एजीएम का नोटिस 30 दिन पहले देंगे? कितने को लगता है हाँ लिख सकता है? सही है, बिकॉज इट इज नॉट वॉयलेटिव ऑफ कंपनीज एक्ट। कम से कम 21 दिन है ना, ज्यादा कुछ भी। क्या 7 दिन लिख सकता है क्या? ना, ठीक है। अच्छा अब सुनो, नोटिस कैसे भेजा जाता है, एक सेक्शन है, मतलब अपने सिलेबस में नहीं है, उन लोग के छोटा लोग के, सेक्शन 20, ठीक है। उसमें सेक्शन 20 में बोला हुआ है कि कंपनी नोटिस कैसे दे सकता है। एक तरीका है हैंड डिलीवरी। क्यों? प्राइवेट कंपनी में पोस्ट से भेजेगा क्या? दो आदमी हस्बैंड वाइफ बोलोगे दूसरे को पोस्ट से भेजता रहेगा नोटिस, हैंड डिलीवरी कर देगा, ठीक है। तो एक तरीका है हैंड डिलीवरी, दूसरा तरीका क्या है? ऑर्डिनरी पोस्ट। फिर क्या है? ये एक वो होता है अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, एक अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग बोल के भी होता है, वो कर सकता है। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ईमेल से भी भेज सकते हैं, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ना, हम लोगों ने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया, क्योंकि हम लोग प्राइवेट कंपनी है। हम लोग क्या है? प्राइवेट कंपनी। क्या हमारे यहां नोटिस हमेशा हैंड डिलीवरी से दिया जाएगा, ठीक है। सही लिखा है कि गलत लिखा? मेरे को 6 ऑप्शन देना पड़ेगा कि मैं खाली कोई एक दे सकता हूं? कि 6 लिखना पड़ेगा कि कोई एक दे के बात खत्म? कोई भी एक दे के बात खत्म, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं खाली अपने यहाँ हैंड डिलीवरी, या हम लोग के यहाँ खाली ऑर्डिनरी पोस्ट, या खाली कोरियर, एक लिख के चल सकता है। तो कंपनी लॉ में कई ऐसा चीज है जहां पे ना चॉइस दिया गया कंपनी को कि आप सोच लो आपको क्या करना है। तो हम लोग सोच लिया हम लोग ये करना है। नाउ आज मैं आर्टिकल्स के बारे में क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज अभी मैं जस्ट ब्रेक के बाद डायरेक्टर्स चैप्टर पढ़ाऊंगा, और डायरेक्टर्स में आर्टिकल्स का बहुत इस्तेमाल है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, लिसन। किसी भी कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 15। मैं पढ़ाऊंगा। किसी भी कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना हो सकता है? 15। हम लोगों की कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा है, ध्यान से सुन लो, मेरे को बताना गलत की सही। सेक्शन 149 बोलता है दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी कैन बी 15। मैं बोल रहा हूं हमने अपने आर्टिकल्स में लिखा है हमारे यहां मैक्सिमम डायरेक्टर्स होगा 12। हम लोग की कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर होगा 12, राइट या रॉन्ग? मतलब कितने को लगता है कि रॉन्ग है? रॉन्ग, थैंक गॉड, रॉन्ग नहीं है, एकदम राइट है। वो लोग बोला मैक्सिमम 15, हम लोग कम भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 12। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग का कंपनी का मैक्सिमम डायरेक्टर 20? नहीं, 15 के अंदर, ठीक है, जो नियम है उसके अंदर। तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का काफी इस्तेमाल इसमें डाला हुआ है। ये क्लियर है एकदम? यहां तक डन है? तो आर्टिकल्स में थोड़ा लिखो। At final level, AOA is more important. At final level, AOA is more important than MOA. Full stop, para change. AOA contains all the rules and regulations pertaining to company law. All the rules and regulations pertaining to company law. Full stop. बस, ठीक है, डन है क्या? बस खत्म हो गया मेरा बेस। अभी मैं ब्रेक दूंगा, ब्रेक के बाद सीधा डायरेक्टर्स चालू। बाद में